बायोडाइवर्सिटी। तो देखो इसका मतलब क्या है, जैव और विविधता। देखो जैव क्या होता है, जैव, जैव का मतलब होता है जीवन। क्या, जीवन। ठीक है भैया, फील करा देना, हम फील करा देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जैव का मतलब होता है जीवन। ठीक है, जीवन किसके अंदर होता है, आपको पता चलेगा कि जीवन जो है वो प्राणियों में होता है और साथ ही साथ वनस्पतियों में भी होता है। वनस्पतियों में, इन दोनों में जीवन होता है ना। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, इन दोनों के अंदर जीवन मौजूद होता है। ठीक है, और आपको ये पता होगा कि ये जो दोनों लोग हैं यानी प्राणी भी और वनस्पति, ये दोनों कहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो मौजूदगी है वो स्थल मंडल यानी स्थल और जल, इन दोनों मंडलों में इसकी मौजूदगी है, स्थल मंडल और जल मंडल में, है कि नहीं। जीवन जो है प्राणियों में भी है, वनस्पतियों में भी, और ये दोनों जो हैं स्थल मंडल और जल मंडल, इन दोनों पे मौजूद भी रहते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये तो हो गई बात जैव की। विविधता क्या है, विविधता का मतलब होता है वैविध्य। वैविध्य जानते हो ना, अलग अलग प्रकार की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता। अलग अलग चीजों प्रकार को तो हम कह सकते हैं, अगर इसके एक डेफिनेशन के रूप में डालें, इस चीज को बनाएं, आप लोग खुद ही बना लेंगे। अब क्या हो सकता है कि समस्त पृथ्वी, समस्त पृथ्वी यानी स्थल मंडल एवं जल मंडल, या मैं यूं कहूं समस्त स्थल मंडल एवं जल मंडल, और इन दोनों मंडलों को मिला के बनता है क्या, आपको पता चलेगा, इसी दोनों को मिला के ही बनता है जैव मंडल। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है जैव मंडल। तो मैं कहूं समस्त स्थल मंडल एवं जल मंडल, इन ब्रैकेट जैव मंडल में पाई जाने वाली क्या, पाई जाने वाली क्या, प्राणी और वनस्पतियों यानी जीव है ना दोनों, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जीवन है। तो जैव मंडल के तहत पाई जाने वाले जीवों की विविधता, उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। मैंने कहा समस्त, समस्त मतलब टोटल, फुल, कंप्लीट, पृथ्वी एवं जल मंडल। पृथ्वी मतलब स्थल मंडल होगी, जल मंडल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग जैव मंडल। ठीक है, समस्त पृथ्वी एवं जल मंडल में पाई जाने वाली, इन दोनों में पाई जाने वाली जीवों, जीवों मतलब अभी आप सब देख चुके हैं ना, जीवों यानी जीवन किसमें है, जीवन तो जीवन आपको पता है प्राणी में है और वनस्पति, और वनस्पति में एक और शब्द चलता है, पादप भी बोलते हैं इन्हीं को वनस्पति बोलते हैं ना। वनस्पति पादप मतलब होते हैं पेड़ पौधे। इन दोनों में जीवन जो मिलता है, इनकी क्या है, इनमें विविधता, इनमें अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के पादप हैं। तो इन सब के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं विविधता, और इंग्लिश में कहते हैं इसे डाइवर्सिटी। ठीक है, तो विविधता के रूप क्या हो सकते हैं, जो डाइवर्सिटी है इसके रूप क्या होते हैं, यानी विविधता किसकी, आपको पता चल चुका है ना, जीव, जीवन की विविधता। तो विविधता के रूप क्या होते हैं, विविधता के रूप, तो पता चलेगा हमें कि विविधता के रूप जो पहला इसमें ग्रुप बनेगा वो बनेगा जननिक विविधता। तीन प्रकार के होते हैं, मैं बता दूं पहले से। एक तो जननिक, जननिक शब्द क्या है, जनन, जनन मतलब होता है ओरिजिन, यानी किसी विशेष, किसी विशेष, ध्यान से देना, हम लोग किसकी विविधता की बात कर रहे हैं, जीवन की ना। जीवन में कौन आते हैं, जीव में कौन आते हैं, जीव में आते हैं प्राणी और वनस्पति। तो किसी विशेष जीव, आप जीव में दोनों डाल सकते हैं, प्राणी,
किसी विशेष प्राणी या वनस्पति या पादप, किसी विशेष प्राणी या वनस्पति के जो विविध प्रकार होते हैं, के विविध प्रकार, वो किसके तहत आएंगे? वो आएंगे जननिक विविधता के तहत। आई होप क्लियर होगा ये। जननिक विविधता के तहत किसी विशेष एक पर्टिकुलर कोई, मैं कहूं एक पर्टिकुलर कोई जीन है, जीन समझते ना, एक पर्टिकुलर जीन का है, लेकिन उनमें क्या, उनमें अलग अलग विविधता है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, मैं कह दूं एक मेढक है, मेढक है कि एक जीव हो गया ना, मेरा जीव हो गया। अब इसके देखना कितने वैविध्य मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के टोड्स, अलग अलग प्रकार के। तो ये क्या हो गए, एक विशेष जो जीव है वो है मेढक, और उसके अलग अलग प्रकार हो गए। बस ये चीज समझनी थी आपको। उनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उनके बोलते हैं जननिक। जननिक मतलब वही जीन से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड। जैसे यार मनुष्य ले लो, मनुष्य क्या होते हैं, उनके अंदर जीन से एक होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के मिलेंगे आपको। और एक चीज और बता दूं, प्रकारांतर से मैं एक चीज बता दूं, अलग से एक चीज बता दूं, जो जीन है इसके फाउंडर कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है, तो आपको पता चलेगा, मेंडल। ठीक है, मेढक लिखा था तो मेढक मत समझ लेना, मेंडल है ये जीन के फाउंडर, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं, इसके रूप पे चलते हैं, और दूसरा रूप मिलेगा मुझे प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता, नाम पकड़ लो और उससे आप लोग उसको बिल्कुल एलैबोरेट कर सकते हो। प्रजाति, ये जो प्रजाति होती है किसी क्षेत्र विशेष की होती है। प्रजाति जो शब्द है वो क्षेत्र विशेष से रिलेटेड है, यानी किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मान लो ये कोई क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र विशेष में जो विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएंगे, मैं कह रहा हूं जीव में दोनों को रख दो, प्राणी और वनस्पतियां, इन इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता, जीवों मतलब प्राणी और वनस्पति, अलग अलग प्रकार के प्राणी और वनस्पति, इनको लेके मैंने क्या बना दिया, एक प्रजातीय विविधता उसको रूप दे दिया। क्लियर? तीसरा और आखिरी जो है वो है पारितंत्रिकीय विविधता। पारितंत्रिकीय है, पारितंत्रिकीय विविधता। पारितंत्रिकीय, पारितंत्र क्या होता है आपको पता होगा? पारितंत्र की मतलब धरती जो है, विविधता, धरती में अलग अलग प्रकार की रचना है, कहीं पहाड़ है, कहीं जो है पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं नदियां हैं, है ना। तो अलग अलग प्रजात, मतलब अलग अलग जो है विविधता है धरती पे। तो इसके अनुकूल पहाड़ों पे जो वनस्पतियां और प्राणी पाए जाएंगे, पहाड़ पठारों पे जो वनस्पतियां और प्राणी पाए जाएंगे, मैदान पे जो वनस्पतियां और प्राणी पाए जाएंगे, उनके अनुकूल विविधता, उनमें जो अलग अलग प्रकार के जो विविधताएं पाई जाएंगी, उन्हीं को हम लोग रख देते हैं किस श्रेणी में? पारितंत्रिकीय विविधता में। क्लियर है यहां तक? तीनों मैंने देख लिया, मैं एक बार फिर से जा रहा हूं वापस रिकॉल कराने। फर्स्ट है जननिक विविधता। जननिक मतलब जीन से रिलेटेड, मतलब जीन्स तो एक ही है पर उसमें अलग अलग उसके प्रकार हैं। तो किसी विशेष जीव या जीव मतलब प्राणी या वनस्पति के विविध को, के विविध रूप को हम लोग जननिक विविधता में रखते हैं। प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र विशेष में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, जैसे इंडिया मैंने ले लिया तो इंडिया में अलग अलग, और फिर इंडिया को भी मैंने पार्ट कर दिया, इंडिया मतलब मैंने अलग अलग स्टेट्स ले लिए, उनमें मैंने क्या किया, प्रजाति विविधता देखी गई। उस क्षेत्र विशेष में जो जीव हैं, जो जीवन है, जो प्राणियों में जीवन है, जो वनस्पतियों में जीवन है, उनमें विविधता को हम किस श्रेणी के तहत रखते हैं? प्रजाति विविधता के तहत रखते हैं। और जो पारितंत्रिकीय विविधता है उसमें धरती के हमें पता है कि अलग अलग स्वरूप हैं, यानी पहाड़ है, पठार है, मैदान है, पर्वत श्रेणी है और नदियां हैं। तो इन क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, इनकी अलग अलग जो है विविधता, इन सब में जो है अलग अलग वैविध्य के जो प्राणी और पादप पाए जाते हैं, उनको हम क्या किस में रखते हैं? इस श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं। आपको मैं बता दूं, एक चीज बता दूं, और बात यह है कि अब तक
अब तक लगभग 18 लाख प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। 18 लाख प्रजातियों, प्रजातियों मतलब जीवों की, जीव मतलब वनस्पतियां। हाँ हाँ, वो तो मुझे लग रहा है, वैसे भी तुम नहीं पढ़ रहे हो। 18 लाख प्रजातियों की जो है खोज या पहचान की जा चुकी है। 18 लाख प्रजातियों की पहचान अब तक की जा चुकी है। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं जीव, हाँ जीव। अब हम चलते हैं जैव विविधता की जो प्रवणता है, जैव विविधता की प्रवणता, प्रवणता। जैव विविधता की प्रवणता क्या होता है? जैव विविधता की प्रवणता, जैव विविधता तो आप समझ चुके, प्रवणता समझना है। प्रवणता का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं, यानी उतार चढ़ाव। प्रवणता का मतलब उतार चढ़ाव, कम ज्यादा, कम ज्यादा भी कह देते हैं इसे प्रवणता को, ठीक है। कम ज्यादा उतार चढ़ाव, ये प्रवणता के तहत आ जाते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जैव विविधता की प्रवणता का मतलब, यानी जैव विविधता जो है इसकी प्रवणता, प्रवणता का मतलब इसमें जो है जैव विविधता जो है कहीं कम है, कहीं ज्यादा है ना? कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, भौगोलिक कारण क्या है, तो वो हम देखते हैं। क्या भौगोलिक कारण है, तो हम देखेंगे जो फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं अक्षांश के तहत। हम लोग पढ़ चुके हैं अक्षांश। अक्षांश दो तरह से हम ले लेते हैं, एक तो निम्न अक्षांश ले लेते हैं, एक उच्च अक्षांश ले लेते हैं। अब मुझे बताओ अपने कॉमन सेंस से, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाएगी, निम्न अक्षांशों पर या उच्च अक्षांशों पर? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन। सबसे ज्यादा जैव विविधता निम्न अक्षांशों पर पाई जाएगी या उच्च अक्षांशों पर? थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, फिर सोच समझ के आंसर दीजिएगा, है ना। और जो सोच समझ के आंसर देगा, मुझे इसका आभास तो हो ही जाएगा कि कौन दे रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैं ही पढ़ा रहा हूं, है ना। सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता आप लोग समझ चुके हैं, जीवन की विविधता, जीवन किन किन जीवन, किस किस का जीवन, तो जीवन जो है वो प्राणियों का और पादपों का जीवन जो है, उनमें सबसे ज्यादा विविधता कहाँ पाई जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा जो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी वो उच्च अक्षांशों पर मिलेगी या निम्न अक्षांशों पर? हाँ, ओके ओके। पता है, हैरानी अगर मुझे होती कि अगर एक या दो लोग आंसर देते, सभी ने आंसर दिया है उच्च, है ना, तो मुझे अब कोई ताज्जुब नहीं हो रहा कि तुम लोग ने ये चीज क्यों की, आई डोंट नो। इसके पीछे का तर्क बता सकते हो? इसके पीछे आप लोग तर्क दे सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं कि उच्च अक्षांशों पर क्यों होगा, लॉजिक दे सकते हैं आप लोग। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि उच्च अक्षांशों पर ज्यादा जैव विविधता मिलेगी? उच्च अक्षांश का मतलब तो समझते ही होगे, उच्च अक्षांश का मतलब 90 डिग्री की ओर, और निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री की ओर, भूमध्य रेखा की ओर। पता नहीं कहां से आपको पता है। निम्न अक्षांश पे ज्यादा तापमान होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगी तो बारिश ज्यादा होगी, यहाँ पे बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। जब बारिश ज्यादा होगी तो वनस्पतियां अलग अलग प्रकार की होंगी, अलग अलग। अब देने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं समझ गया हूं तुमको। अब देने का कोई फायदा, मैंने कहा था ना सोच के जवाब देना, पहले ही सोच के कहा था मैंने, है ना। तो आपको पता चलेगा कि निम्न अक्षांशों पे सबसे ज्यादा विविधता पाई जाएगी बजाय उच्च अक्षांशों के। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और यहाँ पे टेम्परेचर रहने के अनुकूल होते हैं। आप देखेंगे कि हम, ये तो रहे जीवन, क्या वहां तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो? अच्छा, मुझे ये बताओ,
जो हम लोगों की पॉपुलेशन है, हम लोगों की पॉपुलेशन वर्ल्ड में, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? निम्न अक्षांशों पे है या उच्च अक्षांशों पे है? बताओ जरा सोच के, कहाँ पे है? अगर इससे भी कॉमन सेंस लगा लिया तो तब भी तो आंसर दे सकते थे आप। शुरू में पढ़ाई थी ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि रिवीजन की कमी है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप लोग। खैर, फिर बताओ ना मुझे, फिर उच्च अक्षांश कैसे आंसर आ गया? खैर, अक्षांशों के आधार पर देख लिया मैंने, सबसे ज्यादा जैव विविधता आपको जो है निम्न अक्षांशों पे मिलेगी, और उच्च अक्षांशों पर आपको आपको हम्म पर उच्च अक्षांशों पे आपको, पर प्राणी तो छोटे होते हैं। तो छोटे होते तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज ले रहा हूं, ठीक है? अफ्रीका का मैंने उदाहरण लिया था, भूमध्य रेखा पर जो देश बसे हुए हैं उन पर लिया था। सबसे ज्यादा बारिश होगी यहाँ पे, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा यहाँ होंगे। नीचे तक इसमें सूर्य का प्रकाश आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं यहाँ पे। सूर्य का प्रकाश ऊपर ही तक रह जाएगा, नीचे दलदली भूमि हो जाएगी, और दलदली भूमि में सैकड़ों लाखों कीड़े मकोड़े यहीं पे पनपेंगे। पनपेंगे कि नहीं पनपेंगे? रेप्टाइल्स अलग अलग प्रकार के। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ होगी या फिर उच्च अक्षांशों पे? वहां तो बहुत ज्यादा बर्फ ही पड़ेगी। तो रहने के लिए अनुकूल कौन सा है? आदमियों को देख लो, आदमी जो विवेक अपना बुद्धि का यूज कर सकता है वो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? वो भी तो रह सकता है उच्च अक्षांशों पर, रहता है इतना? फिर कैसे कह सकते हैं आप? खैर, टॉपिक से भटकेंगे नहीं हम लोग, वापस आते हैं पॉइंट पे। हाँ, सेकंड हम लोग पॉइंट लेते हैं, और अब हम लेते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर सेकंड, इधर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूँ। जलवायु के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करते हैं। अब आप बताओ मुझे, जलवायु, हम लोग दो जलवायु ले रहे हैं, एक तो टुंड्रा ले रहे हैं, अभी आप लोगों ने जलवायु पढ़ा नहीं है, ओके। एक हम लोग टैगा ले रहे हैं। अगर पढ़ा होगा तो मुझे बताओ, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होगी, टुंड्रा पे या टैगा पे? टुंड्रा पे होगी या टैगा पे? मैं बता दूं आप लोगों को, जो टुंड्रा होता है ना, टुंड्रा प्रदेश जिसे कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। टुंड्रा में ज़्यादा ठंड होती है, टैगा में कम होती है। तो इन दोनों में अगर तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होगी? सीधी सी बात है, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा इन दोनों में। तो कंपैरिजन किस में टेम्परेचर ज़्यादा है? आपको पता चलेगा टैगा में ज़्यादा है, टुंड्रा में तो बहुत ही कम है। तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता मुझे टैगा प्रदेशों में मिलेगी, ठीक है? क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जो ठंडे होते हैं ना, उनमें जो है जीवन में वृद्धि कम हो पाती है। जब जीवन में वृद्धि कम हो पाएगी तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी जो है मर जाएंगे, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए जो जैव, अरे इरेज कर दिया, जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा जहाँ टेम्परेचर में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जैव विविधता अपने आप, हाँ बिल्कुल ठीक है, टैगा में, ओके। थर्ड पे लेते हैं, तो थर्ड हम लोग लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। अब बताओ मुझे, पहाड़ी क्षेत्र है ये, ठीक है? अब पहाड़ी में दो ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहाड़ी में एक तो ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है, और एक है क्षितिज, धरातल की ओर। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होगी? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पे होगी, ऊपरी धरातल में या क्षितिज पे? समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं, समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर में कमी आती, तो ऊपर टेम्परेचर कम होगा, क्षितिज पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तुलनात्मक, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो सबसे ज्यादा जैव विविधता, हाँ, क्षितिज पर मिलेगी, सबसे ज्यादा जैव विविधता यहाँ पे मिलेगी, अलग अलग प्राणी मिलेंगे। तो गर्मी में रेप्टाइल क्यों कम दिखते हैं? ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट। आप लोगों को पता है ना ये वाला ऊपर जाने पे, हम अभी बात करते हैं उस पर, है ना? पहले मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट करा दूं फिर आते हैं, नहीं तो टॉपिक से फिर हट जाते हैं हम लोग। देखो 165 सेंटीमीटर, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। याद कर लो, अपने जो आपने कॉन्सेप्ट लिखे रखे हैं उनको एक बार से ध्यान कर लो। ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होगा, तो सीधी चीज, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो तुलनात्मक इससे ज़्यादा जो जैव विविधता मिलेगी वो क्षितिज पे जैव विविधता ज़्यादा मिलेगी मुझे। क्लियर है यहाँ तक? और जैसे जैसे देखो,
ऐसे समझ लो, एक ग्राफ में बना दूं, अगर अगर मैं एक ग्राफ बना दूं ऐसे, नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग नीचे आ रहे हैं, यानी ये 0 डिग्री की ओर है और ये 90 डिग्री की ओर है। तो बताओ 90 डिग्री की ओर से यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है या घटती है? आपके ऊपर है, बताएं मुझे। ऊपर से नीचे की ओर आने पर यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ती है या घटती है? क्या बात है, नशा वसा करके आए हो क्या? मैं कह रहा हूं उच्च अक्षांश मतलब 90 डिग्री, बर्फ जमी रहती है यहाँ पे। 0 डिग्री क्या होता है? भूमध्य रेखा। तो नीचे की ओर आएंगे तो जैव विविधता बढ़, अभी तो बात चल रही थी, अभी बात चल रही। क्या समझ रहे हो यार तुम लोग? ये क्या है? सच में यार, मैं लग रहा हूं मैं। हाँ, तुमने तुमने सही लिखा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुमने गलत लिखा, तुमने बिल्कुल सही लिखा है। पर मेरा मतलब सिर्फ एक से थोड़ा ना है या सिर्फ दो से थोड़े ना, जितने लोग पढ़ते हैं सबको तो पता होना चाहिए ना चीजें, क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ। हाँ, आप सही लिख रहे हो, मैं कह तो रहा हूँ। अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सब, अब सभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि 90 डिग्री से 0 डिग्री को और बढ़ाएंगे तो। पहले क्यों नहीं बता पा रहे थे? दिमाग स्थिर नहीं है, बात ये है, किसी भाग दौड़ में लगे होंगे। चलो ठीक है, जैव विविधता का थोड़ा महत्व देख लेते हैं। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता का महत्व क्या है? ठीक है, तो जैव विविधता का महत्व देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, बताओ जरा मुझे एक आध कुछ सोच के बता सकते हो कि जैव विविधता का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर भी गलत कर रहे हो। जैव विविधता का महत्व बताएं, बायोडाइवर्सिटी, कुछ भी सोच के अपने आप से, कुछ भी सोच के इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है इसकी? ठीक है, तो सबसे पहले प्रकृति में असंतुलन, मैं संतुलन कर दूं, ठीक है, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, मैं नेगेटिव नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। महत्व की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जैव विविधता से नुकसान क्या होता है, मैं बता रहा हूँ जैव विविधता का महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व है प्रकृति में असंतुलन। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, प्रजातियां बहुत सारी मिलती है तो उसका फायदा क्या है हमें? तो फायदा ये है कि प्रकृति में संतुलन बना रहता है। आपने कभी देखा है, आप आपके हिसाब से जरूर वो छोटा सा कीड़ा होगा, मार दो उसको, लेकिन उसको मारने से दूसरी प्रजाति पर उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। दूसरी जो जुड़ी हुई उससे जो जीव है उससे उस पर उसका इफेक्ट तुरंत का तुरंत पड़ जाएगा। जैसे आपने एक देखा होगा ना, एक चीज देखी होगी, जो घास होती है वो टिड्डा खाता है, बहुत छोटे पे पड़ा होगा आप लोगों ने, एक घास जो होती है वो टिड्डा खाता है, फिर टिड्डे को जो होता है वो मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है ना। ये क्या है? क्या है? एक परितंत्र बना है, परितंत्र है ये। हर एक चीज दूसरे से जुड़ी होती है। प्रकृति में, प्रकृति में कोई भी चीज फालतू की नहीं है, कोई भी चीज फालतू की नहीं है। सभी एक दूसरे से रिलेट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। और अगर आपने उस लिंक की एक कड़ी अगर तोड़ दी, किसी चीज को गायब कर दिया, तो सोचो फिर प्रकृति के पूरे जो एक उसने जो परितंत्र बनाया है, उस पूरे इकोलॉजी पे उसका इफेक्ट पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ मुझे, अगर यहाँ पे मेढक टिड्डे को ना खाए तो टिड्डे की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर टिड्डों को मार दिया जाए सभी टिड्डों को तो मेढक अपने आप ही मर जाएगा ना, या उस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो वही चीज मैं कह रहा हूं, एक पूरे जो ऐसे करके एक जो रिसाइकल का इकोलॉजी बनता है, तो वो नहीं बन पाएगा। तो प्रकृति में संतुलन रहता है। जैसे दूसरा देखें एग्जाम्पल, आपको पता है ना, जो पेड़ होते हैं ना,
मोस्टली वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, लेते हैं ना, और बदले में क्या देते हैं, CO, ऑक्सीजन, O2। मनुष्य जस्ट इसके विपरीत करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। तो देखो जरा कितना बढ़िया संतुलन बना हुआ है। अब सोचो पेड़ में खत्म कर दूं सारे, जो कि आज के टाइम पे हो रहा है। मात्रा किसकी बढ़ती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो प्रकृति में असंतुलन आएगा कि नहीं आएगा, आ ही गया है, आ ही गया। उसके रिपरकशन आप लोग देख भी रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये उसी के तो परिणाम है, दुखद परिणाम है इन्हीं सब चीजों के, क्योंकि असंतुलन हमने पैदा कर दिया प्रकृति में। क्लियर है, जंगलों के अंदर कटाई कर रहे हैं, तो क्या है, प्रकृति में असंतुलन आ जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये तो प्रकृति में असंतुलन का मतलब इसको हम ब्रॉडर वे में ले लें, है ना, इसी में हम लोग ले सकते हैं। हाँ वही सब, मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स और कोरोना। और क्या हो सकता है, आप सोचो, जल चक्र में परिवर्तन आ सकता है, जल चक्र में परिवर्तन, जल चक्र में परिवर्तन कैसे, जल चक्र होता है ना, जैसे आप लोगों को पता है ये पानी भरा है, जब सूर्य तेज चमकता है तो क्या करता है, ये वाष्पीकृत हो जाता है ऊपर, और फिर ये बादलों के थ्रू फिर से नीचे आ जाता है, बरसात के रूप में नीचे आ जाता है, फिर से ये पानी बन जाता है, फिर ये ऊपर जाता है। अब सोचो पानी ना बरसे तो, अगर पानी ना बरसे तो सीधी सी चीज है, किस में परिवर्तन आ जाएगा, जल चक्र। और जल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मानव जीवन के लिए, है कि नहीं। फील कर रहे हो ना, फील करना है इसको, चैप्टर को, और सारी चीजें करना। और क्या करती है प्रकृति, और मिट्टी का निर्माण और सुरक्षा, मिट्टी का निर्माण और सुरक्षा भी इसी से होती है। किससे, जैव विविधता से। कैसे, देखो, देखें यहाँ, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़, जो पेड़, इसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं, वो मिट्टी को पकड़ी रहती हैं, कस के पकड़ी रहती हैं। बारिश आई, बरसात तेज हुई, इधर उधर की मिट्टी बह जाएगी जहां पे पेड़ नहीं लगे, लेकिन जो पेड़ जिस मिट्टी को पकड़े हैं वो मिट्टी कभी नहीं कटेगी। कटेगी कि नहीं, नहीं करेगी, कट ही नहीं सकती। अब सोचो हमने इस पेड़ को काट दिया, अब सीधी बूंदें गिर रही है, मिट्टी को काट रही है, और जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के थ्रू बह के और नदियों में वो बह के और वो समुद्र में जा रही है, उपजाऊ मिट्टी। तो इसको ब्रॉडर वे में सोचने की कोशिश करो, इससे क्या नुकसान होंगे, इस सब जगह नुकसान ही नुकसान है। कृषि को नुकसान होगा, हमारी पैदावार को नुकसान होगा, फसल कम होगी, जब फसल नहीं होगी तो भुखमरी आएगी, सब चीजें, पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, डगमगाती ही है। और तो ये सारे जो हैं, और क्या इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मैं कहूं कि उपभोग परक महत्व भी है इसका। ये तो मैंने देखा ना, प्रकृति में असंतुलन आ जाता है। दूसरा, उपभोग परक महत्व, हमें इसी से में जो उपभोग मतलब खाने पीने की चीजें भी इस प्रकृति से ही मिलती हैं, इस जैव विविधता से ही मिलती। जैसे मछुआरे होते हैं, मछुआरे क्या लेते हैं, मछली पकड़ते हैं ना, मछली। आप खुद गांव में आपने देखा होगा, दैनिक आवश्यकताओं के लिए हम लोग लकड़ी लेते हैं, लकड़ी, ठीक है, चारा पशुओं के लिए यहीं से मिलता है हमें। जैविक खाद, आपने देखा ना, केचुओं एचुओं का प्रयोग कराया जाता है, केचुओं का यूज किया जाता है ना खाद में, केचुए खत्म कर दोगे, जैविक खाद, वो भी केमिकल नहीं। खाद्य पदार्थ भी हमें यहीं से मिलते हैं। आप देखें ना, जितने भी फल हैं वो सारे मुझे कहाँ से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं सारी चीजें। तो ये उपभोग परक महत्व भी इसी से है। हाँ, परक मतलब उपभोग परक मतलब उपभोग के लिए, खाने पीने के लिए, उपभोग परक मतलब खाने पीने के लिए। आर्थिक महत्व बता सकते हैं आप लोग, आर्थिक महत्व, इससे आर्थिक महत्व क्या होता है, आप लोगों को पता है ना, लकड़ी मिलती है, इससे मिलती है,
लकड़ी, बहुमूल्य लकड़ियां मिलती हैं। वो मेरा आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व बता सकते हैं? सामाजिक महत्व तो आपको पता चलेगा समाज में इसका क्या महत्व है। जैसे प्रकृति पूजा होती है, प्रकृति पूजा होती थी ना, और पशु पूजा भी होती है, पशु भी तो जैव विविधता ही है, पशु पूजा होती है। साथ ही क्या होता है, संस्कारों में यूज होती है, जो संस्कार होते हैं ना उसमें यूज की जाती है। जैसे जो है दाह संस्कार में इसका यूज किया जाता है, लकड़ी के ऊपर जो है डेड बॉडी को रखा जाता है दाह संस्कार में। विवाह संस्कार में भी इसका यूज होता है, आम का जो होता है, मतलब बहुत सारे ढेर सारे। सौंदर्य परक में इसका देखें हम यूज, अभी हमने उपभोग परक में देखा, सौंदर्य परक में देखें क्या होता है। आप देखें कि पर्यटन, जो पर्यटन होता है ना, जिसको टूरिज्म बोलते हैं, लोग बाहर से आते हैं देखने, वो क्या देखने आते हैं, जैव विविधता ही तो देखने आते हैं। तरह तरह की वनस्पतियां, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु। आप देखेंगे तनाव मुक्ति केंद्र, स्ट्रेस जिनको हो जाता है वो ऐसी जगहों पे तो जाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, बैठे हुए हैं, फील कर रहे हैं उन चीज़ों को।